नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नितिन संघमिल। मनस क्लिनिक के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं भारत सरकार ने 2015-16 में एक सर्वेक्षण करवाया जिसका नाम था राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी कि नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2015-16। उसकी एक रिपोर्ट आई जिसमें ये कहा गया कि भारत में रहने वाले 17% लोगों को यानी कि 17% लोगों को किसी न किसी ऐसी समस्या ऐसे लक्षण का सामना करना पड़ रहा है जिसके लिए उन्हें एक मानसिक रोग विशेषज्ञ यानी साइकियाट्रिस्ट से मिलने की ज़रूरत है। और अगर इसी हम 17% के आंकड़े को अगर मोटा माटी समझें तो ये 5 में से 1 का बैठता है। 5 में से 1 जैसे कि हम सबको पता ही है, हम सबके परिवार में 4 या 5 लोग तो होते ही हैं। तो अगर हम ध्यान से बीमारियों के लक्षणों को समझेंगे तो हो सकता है कि हम अपने परिवार में किसी की या फिर अपने खुद की मदद कर पाएंगे। तो अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान, अपनी पढ़ाई के दौरान और पेशेंट्स देखने के दौरान जो हमने मोटे माटी बीमारियां हैं सबके कुछ लक्षण सवाल के तौर पर तैयार किए हैं, जिनको मैं एक एक करके आपको पढ़ के बताऊंगा और आपको समझाऊंगा कि ये किस किस बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। ये एक सारी बीमारियों का छोटा छोटा शॉर्ट्स में एक एक लक्षण, दो लक्षण है जो मोटी मोटी बात है, जिससे हमें अंदाजा लग सकता है कि शायद हमें कोई परेशानी तो नहीं चल रही। इससे पहले लक्षण के बारे में बात करेंगे। क्या आपको अक्सर सर दर्द रहता है? तो ये सर दर्द की समस्या किसी फिजिकल यानी कि और अन्य कारण से भी हो सकती है, जैसे कि कम उम्र में आंखों की कमजोरी के कारण भी सर दर्द रहता है, ज्यादा उम्र में ब्लड प्रेशर की गड़बड़ी के कारण भी रह सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे शरीर में बाकी सारी चीजें ठीक हैं, आंखें ठीक हमने चेक करा ली हैं, बीपी ठीक रहता है हमने चेक करा लिया है, बाकी ज्यादातर जांचें हमने करा ली हैं, हमने फिजिशियन या सर्जन को दिखा लिया है कि हमें कोई परेशानी तो नहीं चल रही, बट उसके बाद भी हमारा सर का दर्द नहीं जा रहा है। तो आपको फिर एक मानसिक रोग विशेषज्ञ यानी कि साइकियाट्रिस्ट से मिलने की जरूरत है कि सर दर्द का क्या कारण हो सकता है। कई बार ये स्ट्रेस या फिर किसी अन्य बीमारी का लक्षण हो सकता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कुछ और सवाल, जैसे कि क्या आपका मन उदास रहता है, खालीपन सा लगता है, या क्या आपको पहले जिन चीजों में आनंद आता था जैसे दोस्तों के साथ घूमना, मूवी देखना, खाना पकाना आदि, अब उसमें आनंद आना बंद हो गया है? क्या आपको कभी लगता है कि आप मर जाते तो बेहतर था? तो जो हमने बात करी उसको मैं थोड़ा समझा दूं कि आपका मन उदास रहता है, जैसे कि हमने पहले भी बात करी, मन की उदासी, खालीपन या शरीर में थकान रहना, ये आमतौर पर हर किसी के साथ हो सकता है। लेकिन अगर यही सब लक्षण लगातार 2 हफ्ते से ज्यादा बने रहते हैं, लगातार 2 हफ्ते बीत चुके हैं, आपका मन लगातार ही उदास है, या फिर 2 हफ्ते बीत चुके हैं आपके मन में लगातार ही थकान बनी रहती है, शरीर में थकान बनी रहती है, या फिर जैसे कि इसमें बताया कि आपको पहले जिन चीज़ों में आनंद आता था, जैसे आप मान लीजिए आप गृहिणी हैं, आपको घर पे खाना पकाना पसंद है, या आपको सजावट करना पसंद है, या फिर अच्छे से तैयार होना पसंद है, या फिर आपको अपने घर वालों से बात करना पसंद है, बच्चों के साथ खेलना पसंद है, अब यही सारी चीज़ें आपको अच्छी नहीं लग रही हैं, आपको आनंद नहीं आ रहा है, लगातार 2 हफ्ते बीत चुके हैं, तो ये अब डिप्रेशन की बीमारी बन सकती है या फिर बन गई है। तो आपको इनके लिए दिखाना होगा। और उसके बाद हमने बोला कि आपको लगता है कि आप मर जाते तो बेहतर था। ये एक गंभीर लक्षण है और ये डिप्रेशन या डिप्रेशन के अलावा बाकी किसी बीमारी में भी मानसिक रोग की आ सकता है। हमारा मन कभी इतना ज्यादा उदास है, हमें इतना ज्यादा परेशानी लग रही है कि लगता है कि मर जाते तो अच्छा था, या फिर कई बार ऐसा लगता है कि हम सड़क पे जा रहे हो, एक्सीडेंट हो जाए, या फिर कभी ऐसी कुछ हो जाए कि ऊपर वाला खुद ही उठा ले, या फिर कभी ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कुछ कोशिश कर लूं कि खुद ही मर जाऊं। यानी कि कई बार ऐसा लगता है कि हमें नेचुरल कोई और कारण से हमारी मौत हो जाए, कई बार ऐसा लगता है कि हम खुद से ऐसा कुछ प्रयास कर लें कि मर जाए, कि जहर खा लूं, ऐसा करूं। किसी भी तरीके से अगर ये लक्षण आ रहा है तो आपको तुरंत किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ से मिलने की जरूरत है। ये डिप्रेशन या किसी अन्य बीमारी का लक्षण हो सकता है। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, क्या आपका आत्मविश्वास या आपकी ताकत कभी इतनी ज्यादा बढ़ी हुई महसूस करी है जिसके कारण आप किसी मुसीबत में फंस गए हैं? या फिर क्या आप या आपके परिवार में कोई अचानक से बहुत ज्यादा खर्चा करने लगता है, बहुत ज्यादा बातें करने लगता है, या बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगता है? तो ये किस बीमारी के बारे में बात चल रही है? ये बात चल रही है मेनिया के बारे में। मेनिया यानी कि एक ऐसी बीमारी जिसमें लक्षण डिप्रेशन से उलट आते हैं। ज्यादातर लोगों ने आम जन में जैसे हम पेशेंट्स देखते हैं तो हर किसी को केवल एक ही बीमारी का नाम याद रहता है, वो है डिप्रेशन। हम जैसे ट्रेनिंग के लिए भी जाते हैं हेल्थ वर्कर्स की, तो उसमें उनका ये कहना है कि कौन सी बीमारी का नाम सुना है? डिप्रेशन। हर एक बीमारी डिप्रेशन नहीं है। हम एक एक करके और बीमारियों के बारे में भी जानेंगे, जैसे कि मेनिया। मेनिया डिप्रेशन से उलट बीमारी है, जैसे उसमें लक्षण आता है मन में थकान का, या फिर एनर्जी कम हो गई या इंटरेस्ट कम हो गया। इसमें मेनिया में लक्षण उलट आते हैं, बहुत ज्यादा ताकत महसूस करते हैं, जैसे हमने पढ़ा आत्मविश्वास या ताकत बहुत ज्यादा बढ़ी महसूस करता है इंसान, और कई बार ऐसे फैसले लेता है, ऐसे काम करता है कि मुसीबत में फंस जाता है। जैसे कि हमारे पास पेशेंट्स कुछ आते हैं जो कि अब तक मेहनत मजदूरी कर रहे थे या फिर स्कूल में पढ़ा ही रहे थे, सिंपल ऐसा कुछ काम कर रहे थे जो आम जनजीवन का है,
लेकिन वो अचानक से ऐसे फैसले लेंगे जो बहुत ही ज़्यादा उनकी क्षमता से बाहर के हैं या उनकी रियलिटी से यानी कि उनकी ज़मीनी हकीकत से बाहर के हैं। जैसे कि लड़का हमारे पास कोई आता है या कोई लड़की आती है जो अब तक पढ़ाई कर रहा है, सब सही चल रहा है, लेकिन अचानक से उसके मन में जब दिमाग में मीनिया की बीमारी आती है, तेज़ी आती है, तो वो बहुत ज़्यादा बड़े विचार बनाने लगता है कि अब मैं सीधे जो है प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने चाहता हूँ, मैं MP MLA बनूंगा या मेरा प्रधानी का चुनाव लड़ने वाला हूँ, उससे बात कर लूंगा, उससे बात कर लूंगा। अचानक से ऐसे विचार आएंगे जिसका कोई लॉजिक नहीं है, बहुत बड़े विचार हैं, ऐसे कुछ सपने अचानक से आ जाते हैं मन में जो कि उस परिस्थिति में कहीं से भी सही नहीं बैठते हैं। या फिर अचानक से बहुत ज्यादा खर्चा करने का मन करने लगता है। जो इंसान नॉर्मल थोड़ा बहुत सभी खर्चा करते ही हैं, लेकिन उसकी आम जिंदगी से ज्यादा अचानक से वो शॉपिंग बहुत ज्यादा करने लगा है। या फिर अचानक से, इसमें हमने बताया, बहुत ज्यादा बातें करने लगा है। पहले तो मान लीजिए किसी इंसान की आदत है कि हाँ थोड़ा बहुत बोलता है या फिर अच्छा ठीक ठाक बोलता भी है लेकिन अजनबी से बात नहीं करता, लेकिन अचानक से वो हर किसी से बात करने लगेगा, बहुत ज्यादा फेमिलियर होने लगेगा। पहले बार भी अगर किसी से मिलेगा तो ऐसे बात करेगा जैसे वो बहुत बरसों से उसको जानता हो, क्योंकि अब उसके मन में बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई है, डिप्रेशन से उलट लक्षण आ गए हैं। इसको मेनिया या दिमाग की तेजी कहा जा सकता है। उसके अलावा एक लक्षण है, क्या आप पहले से ज्यादा चिड़चिड़े रहने लगे हैं या फिर बात बात पर आपकी लड़ाई हो जाती है। ये लक्षण जो है वो मन में चिड़चिड़ा होने के कारण, मेनिया या दिमाग की तेजी के कारण भी आ सकता है। कई बार डिप्रेशन में लोग उदासी के साथ साथ चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। तो ये लक्षण भी अलग अलग बीमारी में आ सकता है। चिड़चिड़ा होना, अचानक से कोई चिड़चिड़ा हो गया है, अचानक से बात बात पर लड़ाई करने लगा है। आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल पर। क्या आपको दिन भर हल्की हल्की घबराहट रहने लगती है या फिर बीच बीच में इतनी तेज घबराहट होती है लगता है जान निकल जाएगी। तो ये दो अलग अलग बीमारियों के बारे में हमने बात कर दी। जो हल्की हल्की घबराहट पूरे दिन रहती है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। इसको हम मेडिकल भाषा में या साइकेट्री की भाषा में जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहेंगे। इसमें होता क्या है, दरअसल ये 6 महीने से ज्यादा की अगर ऐसा लक्षण आपको रहता है, क्या लक्षण, कि आपको हर बात पर घबराहट होती है, हर बात पे बेचैनी सी होती है। जैसे मैं बिजनौर में हूँ, पेशेंट्स देखता हूँ, तो ज्यादातर पेशेंट्स की हमारी लोकल लैंग्वेज में क्या कहेंगे कि हडकल सी रहती है। उनको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई नया काम करना है, मान लीजिए उनको बस पकड़नी है या फिर उनको नए ऑफिस में जाना है या कोई नया काम है, कुछ भी ऐसा करना हो तो है ये कैसे होगा, है वो कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगी, ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, उसमें कुछ गलती तो नहीं होगी, वो ऐसा तो नहीं कह देंगे। तो ये एक तरीके की बेचैनी या हडकल या फिर सीने में घबराहट सी अजीब सी महसूस होती है। साथ में इसके लक्षण क्या आएगा, आपको दिमाग में तो आपको इस तरह बेचैनी होगी और शरीर में क्या महसूस होगा, जैसे सीने में आपको खालीपन सा लगेगा या फिर आपका मुंह सूख सकता है या फिर आपका हाथ हल्के हल्के कांप सकते हैं, पसीना छूट सकता है, दिल की रफ्तार बढ़ सकती है। इसको कहेंगे जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर। अगर ये समस्या लगातार 6 महीने से आपको बनी रहती है तो आपको जरूर एक साइकेट्रिस्ट को दिखा लेना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे इसी सवाल के दूसरे हिस्से पे, जैसे बीच बीच में इतनी तेज गंभीर घबराहट होती है कि लगता है जान निकल जाएगी। इसको कहते हैं पैनिक डिसऑर्डर। इसका जो मेडिकल नाम है, साइकेट्री नाम है, वो है पैनिक डिसऑर्डर, यानी कि पैनिक अटैक्स पड़ते हैं। यानी कि पैनिक के अटैक का मतलब घबराहट के हमले होते हैं, यानी घबराहट का दौर आता है। यानी कि आपको 5-10 मिनट के लिए इतनी तेज घबराहट होगी कि आपको लगेगा कि आपकी जान निकल जाएगी। इसमें अक्सर मरीज इतनी तेज डरता है, घबराता है, इतनी तेज घबराहट महसूस होती है कि वो खुद ही अपने आस पड़ोस वालों को सबको बताने लगता है मुझे ले चलो वरना जान निकल जाएगी, मर जाएंगे मर जाएंगे। इस तरह के विचार आने लगते हैं। बहुत भयंकर घबराहट होती है। ये घबराहट 5-10 मिनट तक रहती है। आपकी सांस में दिक्कत हो सकती है, आपको लगेगा सीने में जकड़न आ रही है, आपको लगेगा कि सीने में कुछ हो रहा है या फिर आपको ऐसा लगेगा कि अभी मेरी मौत होने वाली है। और उसके साथ साथ आपके हाथ बहुत ज्यादा कांपेंगे, आपको पसीना छूटेगा, आपको कुछ और दिक्कत होगी। लेकिन जब आप किसी अस्पताल में जाकर दिखाएंगे तो ईमानदार डॉक्टर हुआ तो आपको बताएगा कि ये परेशानी आपको किसी शारीरिक लक्षण से नहीं आ रही है। आपका ECG ठीक है, आपका ब्लड शुगर ठीक है, ब्लड प्रेशर ठीक है और बाकी सारे जो जांचें हैं वो सब ठीक आ रही हैं, लेकिन फिर भी अगर ये परेशानी बनी हुई है तो ये पैनिक डिसऑर्डर है। यही लक्षण किसी फिजिकल डिसऑर्डर यानी कि किसी शारीरिक समस्या में भी आ सकते हैं। अगर आपको थायराइड से जुड़ी हुई परेशानी है, आपको दिल से जुड़ी हुई परेशानी है, तो उसमें भी लक्षण आएंगे। लेकिन अगर यही लक्षण बिना इन सब बीमारियों के, शारीरिक बीमारियों के आ रहे हैं तो ये पैनिक डिसऑर्डर या जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर के लक्षण हो सकते हैं। इसके लिए आपको दिखाना है। इसके आगे हम बात करेंगे, क्या आपको भीड़ भाड़ में जाने में या तंग जगह पर बैठने में घुटन महसूस होती है। ये अगोराफोबिया और क्लॉस्ट्रोफोबिया के लक्षण हो सकते हैं। यानी कि क्या लक्षण है, जैसे कि आप बस में नहीं चढ़ सकते, आप ट्रेन में नहीं जा सकते, आपको ऐसा लगता है भीड़ भाड़ देख के कि मेरा दम निकल जाएगा, सांस में दिक्कत आने लगती है, ऐसा लगता है सांस नहीं आएगी सांस नहीं आएगी। अक्सर ऐसे महिला पुरुष जिनको हम देखते हैं वो अक्सर अपनी सवारी से जाना प्रेफर करते हैं कि बाइक से चले जाएंगे, कार से चले जाएंगे अपनी, लेकिन वो कभी किसी बस में या ट्रेन में चढ़ने में उन्हें लगता है कि कुछ हो जाएगा। या फिर
मेले में जाने में, या फिर कोई भीड़ भाड़, किसी ऐसी जगह गए हैं, शॉपिंग के लिए गए हैं, या फिर मूवी देखने के लिए गए जहाँ बहुत ज़्यादा अचानक से भीड़ आ जाती है, तो अचानक से उनको क्या लगेगा कि मेरी सांस रुक जाएगी या कुछ हो जाएगा। उस तरीके से क्या लक्षण दूसरा क्या हो सकता है कि तंग जगह पर, जैसे कि अगर ये बीमारी बढ़ती है तो उन्हें क्या लगता है, जैसे अपना लैट्रिन बाथरूम की कुंडी लगाने में भी दिक्कत होने लगती है। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं जिनकी बीमारी गंभीर हो जाती है, वो अपने लैट्रिन की कुंडी भी या बाथरूम की कुंडी भी थोड़ी सी लगाते नहीं, गेट थोड़ा सा खुला छोड़ देते हैं। क्यों? उन्हें लगता है कि अगर बंद कर दे तो शायद मेरा दम निकल जाएगा। उन्हें पता है ये दम नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी सांस में दिक्कत आने लगती है। ऐसा लगता है कुछ हो जाए कुछ हो जाएगा। लिफ्ट में चढ़ने में दिक्कत आने लगती है, या फिर छोटे स्टोरेज में, या फिर किसी ऐसे कमरे में जहां पर उनको लगता है कि तंग है, तो उनको सांस में दिक्कत आ सकती है। ये भी मानसिक समस्या के लक्षण है, आपको दिखा लेना। उसके बाद क्या आपको या आपके किसी परिवारजन को 1 महीने से ज्यादा से डर लग रहा है कि कोई उन्हें देख रहा है, कोई उनको नुकसान पहुंचाना चाहता है, या कोई उन्हें जान से मारना चाहता है? ये थोड़ी सी एक गंभीर बीमारी है जिसके बारे में हम थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ये बीमारी अगर बढ़ती है तो बहुत ज्यादा परिवारों में नुकसान हो सकता है, इंसान को नुकसान हो सकता है। तो होगा क्या, 1 महीने से ज्यादा हमें क्या लक्षण रहता है कि ऐसा लगता है कोई हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। जैसे हमारे पास जब कोई परेशान या फिर कोई मरीज दिखाने आता है, तो उसको क्या लगता है कि वो मेरे पे निगाह रख रहे हैं, वो मेरे को जान से मारना चाहते हैं। वो शक किसी पे भी हो सकता है, वो ऑफिस वालों पे हो सकता है और पड़ोसियों पे हो सकता है, कई बार अपने घर वालों पे भी होने लगता है कि शायद ये मेरे खिलाफ हो गए, ये शायद मेरे को जान से मारना चाहते हैं, शायद ये मेरे को कुछ करना चाहते हैं। तो इस तरह के लक्षण आएंगे, और वो जो विचार है, ये जो शक है, ये समझाने बुझाने से नहीं निकलेगा। शक होना थोड़ा बहुत कोई गलत बात भी नहीं है। आप घर से निकलते हैं ताला लगा के और घर लौट के आए, ताला खुला हुआ है, तो तुरंत जाना चाहिए कहीं चोरी तो नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। फिर आपको समझ में आया कि नहीं, चाबी जो है किसी दोस्त के पास भी थी, या फिर मेरे पति पत्नी के पास थी, उसने आके खोल दिया, तो ठीक है, शक निकल जाना चाहिए। लेकिन ये जो शक है, ये इस बीमारी में जिसको हम सिजोफ्रेनिया कहते हैं, उसमें शक समझाने बुझाने से नहीं निकलता है। उसे अगर यकीन है मरीज को कि नहीं वो मुझे जान से मार देगा, तो आप कितना भी उसको समझाइए बुझाइए, डांटिए डपटिए, वो शक नहीं जाने वाला। उसके अलावा शक क्या हो सकता है कि लोग मेरे पर नजर रख रहे हैं, यानी कि कैसे लक्षण आएगा कि लोग मेरे पे निगाह रख रहे हैं, मैं जा रहा हूं तो अजनबी भी जो रास्ते चलते लोग हैं वो भी शायद मेरे ऊपर निगाह रख रहे हैं, वो सब किसी के लगाए हुए एजेंट हैं जो मेरे ऊपर निगाह रख रहे हैं, या फिर मेरा फोन टैप हो रहा है, या फिर मेरे घर में किसी ने सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। इस तरह के लक्षण आते हैं। या फिर कई बार ऐसा लक्षण होगा कि जो परेशान है, जो मरीज है, वो एक कमरे में बैठा हुआ है, बाहर 2 लोग बात कर रहे हैं, तो ऐसा लगेगा कि ये शायद मेरी बात कर रहे हैं, ये मेरी बुराई कर रहे हैं। कई बार ये पड़ोसी पे भी लगता है कि हम बैठे हुए हैं एक जगह पर और आप पड़ोस में कोई बात कर रहा है, 3-4 लोग, तो हमें लगे मेरी बात कर रहे हैं, मेरी बुराई कर रहे हैं। और जब शक ज्यादा बढ़ता है तो फिर मरीज जाके उनसे कई बार लड़ भी पड़ता है, कई बार मारपीट भी हो जाती है, क्योंकि उसके दिमाग में जो शक है कि नहीं ये मेरी ही बात चल रही है, वो शक बिल्कुल यकीन के तौर पर बैठा हुआ होता है, निकलता नहीं है समझाने बुझाने से। तो कई बार मारपीट की नौबत आ जाती है। जब ये बीमारी बढ़ती है तो मरीज कई बार अपने यहाँ से बैठे बैठे पत्थर फेंक के मार सकता है कि मेरे बारे में बात कर रहे हो, मैं पत्थर फेंक के मारता हूँ। ये शुरुआत लेकिन अक्सर ऐसे मारपीट से नहीं होती, केवल विचारों में गड़बड़ी आ जाती है। वो शक रहता है, वो बार बार बोलता है कि हाँ तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो, लेकिन घर वाले अक्सर इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं अरे ठीक है समझा लेंगे। लेकिन अगर ऐसा कोई शक है, चाहे वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मेरे बारे में बुराई कर रहे हैं, या फिर वो मेरा नुकसान करना चाहते हैं, तो ये एक गंभीर लक्षण है, आपको दिखा लेना चाहिए। फिर उसके बाद क्या आपको या आपके किसी परिवारजन को अकेले बैठे बैठे किसी की आवाजें कानों में आती हैं, या ऐसा लगता है कोई उनके बारे में बात कर रहा है? यानी कि ये सिजोफ्रेनिया बीमारी का ही एक लक्षण है। उसमें अगर मरीज अकेले कमरे में खाली बैठा हुआ है, फिर भी उसके कानों में किसी की आवाज आ रही है, ऐसा लगेगा जैसे दीवार में से कोई मुझे आवाज दे रहा है, पंखे में से आवाज दे रहा है, नहीं तो कहीं ऐसी जगह से आवाज आ रही है जो उसको पता नहीं कहां से आ रही है, लेकिन आ रही है। किसी इंसान की नहीं है और किसी को भी सुनाई नहीं दे रही, लेकिन केवल उसी इंसान को जो मरीज है उसको सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कोई बुला रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो ये एक गंभीर लक्षण है, सिजोफ्रेनिया का लक्षण है, आपको तुरंत दिखा लेना चाहिए। उसके बाद हम अगली बीमारी पर बढ़ेंगे। अगला सवाल है हमारा, क्या आपको या आपके परिवार में किसी को तनाव आने पर बार बार बेहोशी हो जाती है, हाथ पैर अकड़ जाते हैं, दांत बच जाते हैं? सुनने में ऐसा लगेगा कि हम मिर्गी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये मिर्गी नहीं है। एक बीमारी मिर्गी की होती है, यानी कि जिसको इंग्लिश में एपिलेप्सी कहा जाता है। वो बीमारी अपने आप हमारे दिमाग में उठने वाले करंट से लक्षण आते हैं, मरीज बेहोश होकर गिर जाता है, वो कहीं भी गिर सकता है, उसके हाथ पैर चोट लग जाती है, कई बार मिर्गी का दौरा अगर खाना बनाते हुए आ जाए तो हाथ पैर जल जाते हैं, इस तरह के लक्षण आते हैं। लेकिन जिस बीमारी की हम अभी बात कर रहे हैं वो केवल तनाव में होगा। तनाव आएगा, कोई स्ट्रेस आएगा, आपका एग्जाम आया है, आपको किसी ने डांट दिया है, या फिर कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा आपस में हो गया, फिर क्या हुआ, आप बेहोश हुए,
ये मिर्गी का दौरा नहीं है। आप जब भी इसमें मरीज जब भी इसमें गिरता है तो वो धीरे धीरे गिरेगा, कभी इसको ज्यादा गंभीर चोट नहीं आएगी, और चोट आएगी भी तो मामूली होगी, कभी इतनी गंभीर नहीं होगी कि खून वगैरह निकलने लगे, या फिर कभी कोई इस समस्या में कोई ऐसा जलेगा नहीं। तो वो गिरेंगे, उसके बाद क्या हो सकता है, आधे घंटे 20 मिनट 30 मिनट तक बेहोश हैं। ये एक तरीके का डिसऑर्डर है जिसको कन्वर्जन या डिसोसिएशन कहा जाता है। कन्वर्जन डिसोसिएशन डिसऑर्डर में लक्षण इस तरह का आते हैं कि तनाव में इस तरह के बेहोशी हो सकती है, कई बार तनाव में किसी के ऊपर देवी माता आ सकती है। हम ज्यादातर बिजनौर में मैं रहता हूँ, बिजनौर के मरीजों को देखता हूँ, ज्यादातर लोगों को लगता है कि देवी जो आई है वो सही में आई है। वो शिक्षा के अभाव में कई बार पढ़े लिखे लोग भी इस तरह की बातें कर देते हैं, लेकिन हकीकत क्या है कि आपके दिमाग में कोई ऐसा तनाव है, कोई ऐसा परेशानी है जो मन में बैठी हुई है, और आपके अनकॉन्शियस माइंड यानी कि हमारे मन का वो हिस्सा जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसमें ऐसी कोई बात फंसी हुई है जो निकल नहीं पा रही है, जो एक्सप्रेस नहीं हो पा रही। तो अक्सर इस तरह के लक्षण आ सकते हैं कि देवी आ गई, आदमी आवाज बदल के बात कर रहा है, कि जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मैं डॉक्टर नितिन नहीं, मैं ये हूँ, मैं किसी की आत्मा भेजी हुई है, तो इस तरह की आवाज निकाल के हम बात कर सकते हैं। ये इस तरह के मरीजों को लक्षण आएंगे। या फिर क्या हो सकता है कि आधे घंटे तक दांत भिजे हुए हैं, जिसको हमारे बिजनौर में क्या बोलते हैं कि इसकी दांत भिज गए, या फिर इसको बोलते हैं कि दांती भिज गई, इसको हमारे बिजनौर में कहा जाता है कि दांती भिज गई। तो आधे घंटे तक वो उसके दांत बंद रह सकते हैं। तो इस तरीके के जो मरीज हैं जिनको इस तरह के बीच बीच में शारीरिक लक्षण आते हैं तनाव के कारण, उनको आप हमारे पास लेकर आ सकते हैं या किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ को दिखा सकते हैं। आगे हम बात करेंगे, क्या आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है, या सामान रखकर भूल जाते हैं, या काम करने आते हैं और भूल जाते हैं। तो ये लक्षण क्या हुआ, ये एक लक्षण कम उम्र में है तो ये शायद बेचैनी यानी कि एंग्जाइटी एंड जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर या फिर डिप्रेशन के कारण हो सकता है, या फिर ये अगर लेट एज में है तो ये डिमेंशिया यानी कि याददाश्त की कमी के कारण भी हो सकता है। तो आप बार बार चीजें भूल जाते हैं, आप सामान रख के भूल जाते हैं, और अभी ये इतना ज्यादा हो चुका है कि आपकी जिंदगी में परेशानी होने लगी है, तो आपको दिखा लेना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे, क्या आपको एक काम बार बार करने का दिल करता है, जैसे बार बार हाथ धोना, बार बार ताले चेक करना, बार बार घर की चीजों को सही से रखना, या फिर दिमाग में ऐसा कोई अन्य विचार बार बार आते हैं जो चाहने से भी ना रुक पाए। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम ओसीडी की बात कर रहे हैं। ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये एक तरीके की मानसिक बीमारी है जिसमें कुछ भी ऐसा विचार मन में आता है और आके ठहर जाता है, बार बार आता है, जो कि आपको भी पता है कि नहीं आना चाहिए, इस बात का कोई तुक नहीं है। जैसे कि आप एक बार हाथ धुल लेंगे, फिर भी उसको लगेगा कि मरीज को, आपको ऐसा लगता है कि हाथ सही से साफ नहीं हुए, एक बार और धुल लेता हूँ। उसको पता है कि मैंने अच्छे से धुल लिया है, लेकिन फिर भी दिमाग में वो चैन नहीं आएगा, या फिर दिमाग का विचार रुकेगा नहीं कि एक बार और धुल लेना चाहिए, एक बार और धुल लेना चाहिए। आप एक बार हाथ धुलने की बजाय लगातार 3-4 बार हाथ धुल लेते हैं। या फिर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज अगर आपने, जैसे मान लीजिए कोई चीज अगर आपने चलते हुए छू दी, तो कहीं एकदम से मेरे कोई बीमारी तो नहीं हो जाएगी, कोई इन्फेक्शन तो नहीं, आप तुरंत हाथ धुलने के लिए दौड़ते हैं। साफ सफाई रखना अच्छी चीज है, लेकिन वही चीज अगर आपकी जिंदगी में अब अड़चन बना रही है, आपको कुछ काम करने से रोक रही है और आपके लाइफ को अफेक्ट करने लगी है, तो ये प्रॉब्लम बन चुकी है। या फिर ऐसे हो सकता है कि आप बार बार किसी चीज को चेक करने लगे, जैसे कि आपने रात में सोते वक्त कुंडी लगाई घर की, यानी कि घर अंदर से बंद किया ताकि कोई अंदर आ ना जाए, आप खुद ही लगा कर आए हैं, आप आगे बिस्तर पर लेट जाते हैं, आपको याद भी है कि हाँ मैंने ही लगाई है, लेकिन फिर भी एक चैन नहीं मिलता, दिमाग में वो सुकून नहीं मिलता, ऐसा लगता है कि जाके फिर से चेक करके आ। आपको याद है, इसमें याददाश्त की प्रॉब्लम नहीं है, इसमें उस विचार की प्रॉब्लम है जो बार बार आपको कहता है कि फिर से चेक कर, फिर से चेक कर। आप फिर से जाके चेक करके आते हैं, फिर आके लेट जाते हैं, फिर से दोबारा जाते हैं, फिर चेक करके आते हैं। तो एक ही काम को बार बार करने का विचार आता रहता है, कई बार कंट्रोल में भी नहीं होता, कई बार के अक्सर ही कंट्रोल में नहीं होता, इसी बात की बीमारी है। और कई बार कैसे विचार आ सकते हैं साफ सफाई के अलावा अरेंजमेंट के, जैसे कि मान लीजिए इसकी जगह यहाँ थी, या इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे रखना था, और वो चीज थोड़ी सी इधर की उधर हो जाती है तो भी वे देख के बेचैनी सी आने लगती है, ऐसा लगता है कुछ गलत है, कुछ गलत है, देख के ही अजीब अजीब सा लगता है। या फिर जैसे आपकी अलमारी में आपने कपड़े लगाए थे, वो थोड़े बहुत कपड़े इधर उधर हो जाते हैं तो आपको लगता है नहीं कुछ इसमें गड़बड़ होगी, सारे कपड़े निकाल के फिर से लगाए जाए। इस तरीके के अरेंजमेंट का या फिर किसी चीज के पैटर्न को बार बार एक ही चीजों को एक पैटर्न में देखने की विचार बन जाता है और ये बीमारी बन जाती है। या फिर कई बार सेक्सुअल थॉट्स आ सकते हैं, कई बार ऐसे थॉट्स जो आपको भी पता है नहीं आने चाहिए। जैसे कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो नमाज जब कर रहे होते हैं, फिर ऐसा लगता है कि मेरे मन में ना चाहते हुए भी अल्लाह के लिए कुछ गलत ना निकल जाए, पूजा कर रहे हैं देवी देवताओं के लिए, ऐसा लगता है कहीं गलती से कुछ देवी के लिए गलत ना निकल जाए, ना चाहते हुए भी इस तरह के विचार आते हैं। ये इंसानों के लिए भी आ सकते हैं कि मैं चाहता नहीं हूँ किसी को गाली दूं, लेकिन फिर भी बैठे बैठे लगता है कहीं मेरे मुंह से गाली तो नहीं निकल जाएगी, और ये विचार बार बार आपके दिमाग में
आता रहेगा, परेशान करता रहेगा। ये ओसीडी की बीमारी है, इसका भी इलाज करना है। इसके बाद, क्या आपको बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब या अन्य कोई नशे की चीज ना लेने पर हुड़क लगती है, छोड़ने में दिक्कत होती है? तो यहाँ पर मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप में से कितने लोगों को ये पता था कि नशे की समस्या, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा, तंबाकू, स्मैक, हेरोइन, चरस, गांजा, अफीम, ये जो भी कैप्सूल इंजेक्शन के नशे हैं, इसके लिए हमें कौन से डॉक्टर को दिखाना था? एक बार वीडियो को पॉज करके कमेंट में बताएं कि हाँ, मुझे पता था कि हमें नशे की समस्याओं के लिए साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। तो बात यह है कि हमें ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता है कि अगर कोई नशा करता है तो ये दिमाग की समस्या है। अगर हम नशा करते हैं तो आप लोग सोचेंगे कि हम मारपीट करके, कुछ करके या कस्में खिला के कि हाँ, बच्चों की कसम खाता हूँ फिर नहीं नशा करूंगा, या ऐसी कसम खाता हूँ फिर नहीं नशा करूंगा, तो उससे नशा नहीं छूट सकता। क्योंकि नशा हमारे दिमाग पे जाके असर करता है, दिमाग के कुछ ऐसे हिस्सों पे जाकर असर करता है जहां से इंसान को खुशी मिलती है, अच्छा लगता है। तो वही खुशी, वही अच्छा महसूस करने के लिए आपको एग्जाम टॉप करना पड़ेगा, रेस जीतनी पड़ेगी, या फिर आपको मेहनत करके पैसे कमाने पड़ेंगे, या फिर शादी होगी, बच्चे होंगे। यानी कि जीवन की जो खुशियां हमें मेहनत करके, कुछ करके मिलती हैं, वही हमें खुशी, दिमाग के वही केमिकल जो उस खुशी में मिलते हैं मेहनत वाली में, वही खुशी हमें 2 पैग लगा के भी निकलने लगती है। तो फिर हमारे दिमाग को पता चल जाता है कि ये शॉर्टकट है, तो इसलिए वो बार बार उस शॉर्टकट को, वही मजा आपको मिलना था साल भर की पढ़ाई के बाद, वही मजा आपको 2 पैग लगा के आ रहा है, तो दिमाग को पता चल गया शॉर्टकट ये है, 2 पैग लगाओ और मस्त रहो। तो इसलिए हमारा जो नशा है वो दिमाग पे असर करता है और आदत बन जाती है, और इसलिए छोड़ने में दिक्कत आती है। तो इलाज जो है वो दिमाग के डॉक्टर यानी साइकियाट्रिस्ट से कराना है। नशा मुक्ति केंद्र में आप भर्ती करा दीजिए, वहाँ अगर कोई डॉक्टर नहीं है, मारपीट करके जबरदस्ती रोक के रखेंगे, वो मरीज जिस दिन बाहर निकलेगा उस दिन वो गुस्से में निकलेगा, अच्छा मुझे बंद करवाया, मैं फिर से शुरू करता हूँ। इस तरह के हम अक्सर पेशेंट देखते रहते हैं। तो आपको कहाँ लाना है? साइकियाट्रिस्ट यानी मानसिक रोग विशेषज्ञ को लेकर आना है। उसके बाद हम थोड़ी सी एक बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं। क्या आपका बच्चा अक्सर झूठ बोलता है, चोरी करता है, स्कूल से गोला मारता है या मार पिटाई करता है? तो ये किस चीज का लक्षण है? ये कंडक्ट डिसऑर्डर का लक्षण है। कंडक्ट डिसऑर्डर यानी कि बच्चों में होने वाली वो समस्या जिसमें बच्चे झूठ बोलने लगते हैं, बहुत ज्यादा झूठ बोल रहे हैं, या बच्चे स्कूल से बार बार भाग जाते हैं बिना बताए, या फिर घर से ही कुछ सामान चुरा लेते हैं, और बच्चों के साथ मारपीट कर रहे हैं, जानवरों के साथ मारपीट कर रहे हैं, पत्थर फेंक के मारने लगे हैं, या फिर चलते फिरते कहीं भी कूड़े में आग लगा रहे हैं, कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो आपको इन बच्चों को दिखाना चाहिए। अगर चीज बनी रही, अगर यही लक्षण बने रहे, तो वो अक्सर और ज्यादा बड़े परेशानी में पड़ सकता है। जैसे कि नशे की समस्याओं में ऐसे बच्चे अक्सर जल्दी पड़ जाते हैं, तो उनको और लेके आना है। एक और बच्चों के बारे में आपको बताता हूँ, इस सवाल में नहीं लिखा है। आपका बच्चा अगर एक जगह टिक कर नहीं बैठ पाता है, या एक काम सही से नहीं कर पाता है, जैसे कि उसकी अगर उसको आपने खाना खाने के लिए कहा कि बेटा बैठे खाना खाओ, तो वो एक बाइट यानी कि एक टुकड़ा लेगा, एक निवाला लेगा, फिर उठ के भागने चलेगा, फिर उसको फिर पकड़ के लाओगे, फिर एक टुकड़ा खाएगा, फिर भाग जाएगा। या फिर उन बच्चों में एक्टिविटी इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है कि वो कहीं भी एक जगह टिक के नहीं बैठ रहे, हमेशा किसी ना किसी काम में लगे हैं, या फिर उनका ध्यान बहुत कम है, वो एक चीज पर लगातार फोकस नहीं कर पाते। अगर टीवी भी देख रहे हैं तो हर 2-2 सेकंड में क्या कर रहे हैं, चैनल बदल रहे हैं, या फिर वो 1 मिनट में एक खेल खेलेंगे, दूसरे मिनट दूसरा खेल खेलते हैं। ऐसे बच्चे जो है वो ADHD नाम की समस्या से गुजर रहे हैं। आप सोचेंगे हम इसको, बच्चे को डांटे, मारे, पीटे, इस तरह का व्यवहार मत करिए, उससे कोई समस्या का सुधार नहीं बनेगा। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम उसके माइंड में केमिकल है थोड़ा सा जो गड़बड़ है, जिसके कारण उसको ये ध्यान नहीं लग पाता, या उसको बैठने में, एक जगह काम करने में बेचैनी होने लगती है, इसलिए वो उठ के इधर उधर घूमने लगता है। और ऐसे बच्चे अगर आप ले जाते हैं, कहीं पे भी ले जाएंगे, वो बच्चे कहीं भी टिक के नहीं बैठेंगे। आप उनको दुकान ले जाएंगे, वो दुकान में भी आपको सही से बैठने नहीं देंगे, ना खुद बैठेंगे, ना उस तरह का माहौल बनेगा। आपको क्या करना है? तुरंत उनको साइकियाट्रिस्ट यानी कि मानसिक रोग विशेषज्ञ को दिखाना है। उसके बाद है इसमें एक सवाल है, क्या आपको 1 साल से अधिक समय से कोई भी शारीरिक लक्षण जैसे पेट दर्द, या फिर जलन, या फिर कोई और अन्य लक्षण, या फिर किसी बीमारी का विचार हमेशा आता रहता है, जबकि सभी डॉक्टर और जांचों का कहना है कि आपको कोई बीमारी नहीं है? तो ये भी एक तरीके की मानसिक समस्या हो सकती है। हम ऐसे बहुत सारे लोगों को आपने आसपास भी जानते होंगे जो हमेशा ही कहते रहते हैं कि मेरे पेट में दर्द है, मेरा पेट में दर्द है, मेरा डाइजेशन खराब रहता है, ये मेरे हाथ में दर्द है, या फिर मेरा ऐसा, मेरे ये हो गया है, मेरे यहाँ जलन रहती है। आपने सारे तरीके के इलाज करा लिए, आपने 10-20 डॉक्टर दिखा लिए, आपने सारी जांचें करा ली, आप सिटी स्कैन, MRI और एंडोस्कोपी सब करा के बैठे हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि वो लक्षण नहीं जाते। मरीज हमेशा ही कहते रहे नहीं मेरे को ये परेशानी हो रही है, परेशानी हो। तो परेशानी दरअसल कहाँ है? परेशानी दरअसल उनके माइंड में आ चुकी है, उनके दिमाग में इस तरह की कोई केमिकल गड़बड़ी हो चुकी है जिससे उनको ये विचार अटक गया है कि मुझे ये बीमारी है।
तो अगर 1 साल से ज़्यादा लगातार ऐसा कोई लक्षण रहता है जिसका कोई शारीरिक कारण नहीं मिलता है, तो ये मानसिक समस्या हो सकती है, इसके लिए दिखा सकते हैं। साथ ही साथ जैसे इसमें लिखा हुआ है, किसी भी बीमारी का विचार अटक जाता है। कई बार ऐसा लक्षण होते हैं कि हाँ मेरे पेट में दर्द है, कई बार होता है कि नहीं मुझे टीबी हो गया, या नहीं मेरे को स्टोन हो गया, नहीं मेरे को कैंसर हो गया। तो वो मरीज क्या है कि सारी जांचें कराएगा, सब नॉर्मल आएगा, लेकिन फिर भी वो दिमाग से बात नहीं निकलेगी हाँ मेरे को कैंसर या टीबी या फिर ये कुछ हो गया। तो ये लगातार अगर 1 साल से ज्यादा रहता है तो दिखाना है। इसके बाद इसमें नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ज्यादातर लोगों को ये जानकारी नहीं है कि सेक्सुअल समस्याओं के लिए किसके मिलना है, किसको दिखाना है। ये ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में ज्यादातर समाज में बात नहीं करते हैं। सेक्सुअल समस्याओं से बहुत सारे मेल यानी कि पुरुष और बहुत सारी फीमेल गुजर रही हैं, जिसमें कि बहुत सारी समस्याएं आ सकती है, जैसे कि लिंग में तनाव नहीं आ रहा है, या फिर आपको टाइमिंग की दिक्कत रहती है, या फिर आपको हमेशा ऐसा लगता है कुछ मेरे से नहीं हो पाएगा, या फिर प्रेशर सा रहता है, या फिर कुछ और भी समस्याओं के लक्षण होते हैं जिनके बारे में एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा सेक्सुअल फंक्शंस के या सेक्सुअल इलनेस के बारे में, क्योंकि समाज में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। लेकिन मोटी बात यह है कि सेक्सुअल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम है तो आपको साइकियाट्रिस्ट को दिखाना है। ज़्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता है कि सेक्सुअल फंक्शन के लिए आखिर किसको दिखाना होता है। तो ये मोटे मोटे 17-18 लक्षण हैं जिनके बारे में मैंने आपको पढ़ के बताया, और इन सबको आप पढ़ सकते हैं अपने आसपास और लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं, ताकि कोई भी इंसान इन समस्याओं से अगर गुजर रहा है तो वो तुरंत किसी साइकियाट्रिस्ट से मिले। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर वैसे स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, लेकिन वो है 7754937945। आप इस पर कॉल करके या मैसेज डाल के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या फिर आप फिजिकली आ सकते हैं। तो हमारा क्लिनिक जो है वो बिजनौर में है, उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर आप मिलके भी दिखा सकते हैं, या फिर आप अपने आसपास किसी भी साइकियाट्रिस्ट से जरूर मिलिए। आपको अगर ये समस्याएं चल रही हैं तो मुझे नहीं, या फिर आसपास के किसी भी साइकियाट्रिस्ट को दिखा सकते हैं। और बाकी आप सब लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि हमें अगली वीडियो किस चीज़ पे करनी चाहिए। धन्यवाद।